चलिए अपने कैपिटल गेन कंटिन्यू कर लेते हैं। चैप्टर का लास्ट फेज है आज, रिमेनिंग जो सेक्शंस है उस पर फोकस करते हैं। कल लास्ट में अपन ने ना वो रेट्स के बारे में देखा था कि कितना कैपिटल गेन का टैक्स पे करना पड़ता है। मैं उसका आपको समरी भी आज दे दूंगा तो वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरी ये थी कि ये 4 सेक्शंस हैं, एक 111, एक 111A, एक 112, एक 112A। ए वाले स्पेशल कैटेगरी सेक्शंस है और नॉर्मल वाले बाकी 111 और 112। 111 एसटीसीजी पे बात करता है। नॉर्मल केस में एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका लगता है स्लैब रेट पे। 111A में वो लिस्टेड सिक्योरिटीज सोल्ड ऑन आरएससी, एसटीटी पेड, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट, ये वाली जो स्पेशल कैटेगरी की एंट्रीज है इसमें फिक्स रेट है 20%। ये रेट पहले 15% हुआ करता था, अब आपके एवाई के लिए तो 20% ही है। शॉर्ट टर्म है इसलिए इंडेक्सेशन का कोई पॉइंट उसमें आता नहीं है। 112 में बात करें नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसमें पहले 2 ऑप्शंस थे, एक था विद इंडेक्सेशन, एक विदाउट इंडेक्सेशन। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते थे तो गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा के लगाती थी 20%, और नहीं लेते थे तो लगाती थी 10%। अब इन्होंने ये सब चक्कर ही खत्म कर दिया। अब बोला भाई एक ही रेट है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन सिर्फ एक ही कैटेगरी में बचा है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें दोनों ऑप्शन है, 12.5% वाला भी है, 20% वाला भी है। बाकी और कोई अब उसमें तीसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। और बाकी एसेट्स है आपके पास, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, गोल्ड ज्वेलरी है, ये सब चीजें हैं। अगर आप बेचते हो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भले वो आपने कितने भी साल पहले खरीदी हो, एलटीसीजी लगेगा तो इंडेक्सेशन के बिना, और 12.5% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स आपको पे करना है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो गया। 112A में वापस वही है, लिस्टेड सिक्योरिटीज सोल्ड थ्रू आरएससी, एसटीटी पेड, वही सारी एंट्रीज है जो शॉर्ट टर्म में थी। उसमें जो उन्होंने रेट लगाया वो अगेन उसमें भी कर दिया 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, लेकिन उसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है। एग्जेम्पशन है 1,25,000 रुपये एनुअली। तो अगर आप शेयर सिक्योरिटीज बेचते हो लॉन्ग टर्म वाली तो 1,25,000 रुपये तक प्रॉब्लम नहीं है वैसा। तो उसके ऊपर अगर आपका प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, सेल वैल्यू नहीं कैपिटल गेन बोल रहा हूँ, 1,25,000 रुपये तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। तो आपने शेयर बेचे 5 लाख रुपए में, उसमें आपका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए में से 1,25,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ 25,000 पे टैक्स लगेगा वैसा। तो ये कैपिटल गेन के अमाउंट पे आपको रिलीफ मिल रहा है कि इतना प्रॉफिट आप एक साल में बुक कर सकते हो, इससे ज्यादा बुकिंग नहीं कर सकते। तो काफी लोग जो रेगुलर प्रॉफिट्स बुक करते रहते हैं ये कैलकुलेशन लेके करते हैं कि भाई अपने को पता है लॉन्ग टर्म शेयर्स है, पुराने वाले पहले बिकते हैं फीफो से, तो भाई मुझे पता है एलटीसीजी आने वाला है, तो आई विल ट्राई कि एलटीसीजी 1,25,000 से ऊपर ना हो वैसा। ठीक है, ये पॉइंट है। हाँ, प्रॉफिट का अमाउंट देखेंगे, सेल का अमाउंट नहीं देखेंगे। आपने शेयर खरीदे थे 3 लाख में, बेचे 4.5 लाख में, तो प्रॉफिट तो 1.5 लाख हुआ ना। ये प्रॉफिट में से 1,25,000 एग्जेम्प्ट है वैसा, सेल वैल्यू पे नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। तो ये समरी है इसका कि कैपिटल गेन के टैक्स रेट कैसे लगता है। अब आज जो हमें यहाँ पे टॉपिक देखना है, सबसे पहले मैं एक पूरी सीरीज ही ले लेता हूँ, जो सीरीज आपका मेन पार्ट है पेंडिंग टॉपिक में से, दैट इज सेक्शन नंबर 54। ठीक है, फिर जो छोटी मोटी चीजें हैं वो बाद में देख लेंगे। मेन आपका बचा है सेक्शन नंबर 54 की सीरीज। ये एग्जेम्पशन सेक्शन है, पूरे लिस्ट है। कैपिटल गेन अगर आपका होता है और आप कैपिटल गेन का टैक्स पे करने से बचना चाहते हो, तो इस सेक्शन में गवर्नमेंट ने आपको सामने से कुछ अप्रोचेस दिए हुए हैं कि भाई जो ट्रांजैक्शंस हम बोल रहे हैं वो आप कर लो, तो आपका कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो माफ हो जाएगा। अब क्या ट्रांजैक्शंस करने हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। पहला सेक्शन थोड़ा सा एफर्ट लेगा, उसका आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा तो बाकी के सारे सेक्शन एक जैसे हैं, फिर आपको एकदम फटाफट कंपैरिजन में समझ आ जाएगा कैसा है। तो पहले सेक्शन पे ध्यान देना। ये है सेक्शन नंबर 54, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर रेजिडेंस। मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, उन असेसीज की बात हो रही है। जैसे जनरल एग्जांपल लेते हैं, आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा सेक्शन क्यों बनाया है। आप अभी करंटली जिस घर में रहते हो, सपोज वो आपका 2 BHK का फ्लैट है, आपने कुछ साल 10-15 साल पहले खरीदा होगा। अब क्या होता है ना, जो आजकल बिल्डिंग्स हैं, इसमें भी ये बात आप भी इन फ्यूचर ध्यान रखना, एक्सपीरियंस से समझ आती है। अगर आप फ्लैट खरीदते हो, बिल्डिंग में रहते हो, तो आजकल फ्लैट की लाइफ 15-20 साल से ऊपर नहीं है। एक्चुअली तो पूरा प्रॉपर्टी मार्केट ही स्कैम है। लोग सोचते हैं अपना घर खरीद लिया, एक बार अपनी प्रॉपर्टी हो गई, बट वो लाइफ टाइम चलती नहीं है। अब फ्लैट्स में ये कंडीशन है कि 15-20 साल के बाद बिल्डिंग की मेंटेनेंस खराब हो जाती है। अब अगर आपकी सोसाइटी में लोगों में डिस्प्यूट चलते रहते हैं और मेंटेनेंस नहीं कराता कोई, तो आप समझ लो कि वहाँ से निकल लेना अच्छा है। तो 8 साल 10 साल 12 साल हो जाए, फिर अगर कोई खरीदार मिल रहा है तो जो रेट मिलता है बेच के निकाल दो, क्योंकि 20 साल के बाद जब बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाएंगी, खराब हो जाएगी, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर क्या होता है, वो बिल्डिंग खंडर हो जाती है, बंद हो जाती है,
फिर उसको तोड़ने का पैसा लगता है, फिर लोग आगे नहीं आते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मेरा खुद का एक फ्लैट ऐसे फंसा हुआ है, हम लोग जहाँ रहते थे पहले, वो बिल्डिंग आज पूरी बंद पड़ी है। अब 48 फ्लैट्स हैं, 4-4 माले के 4 टावर है, छोटी सी बिल्डिंग है, पर अब लोगों में क्या है, कोई कंसेंसस बनता ही नहीं है। अब जब बिल्डिंग की हालत खराब हो रही थी तो हमने बोला भाई रेगुलर मेंटेनेंस कराओ, तो आधे लोग पैसा देंगे, आधे लोग पैसा नहीं देंगे। फिर काम कराया तो उसमें भी पैसे खा गए, तो भाई फालतू क्वालिटी का काम करा दिया। अब बिल्डिंग में क्रैक्स पड़ गई, वो पत्थर वत्थर गिरने लग गए, एसएमसी के नोटिस आ गए, धीरे धीरे करके सबने खाली कर दिया, अब जगह बंद पड़ी है। तो भाई टाइम टू टाइम अगर आप स्विच कर लेते हो तो ये इश्यूज नहीं आते। तो काफी लोग देखना आजकल ऐसा करते हैं, 10-12 साल में ना फ्लैट बेच देते हैं। भाई सेम बजट में दूसरी जगह ले लो, थोड़ा पैसा है तो ऊपर एड ऑन करके अच्छी जगह अपग्रेड कर लो, लेकिन यहाँ से छोड़ दो, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स हो की एक तो वैल्यू खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब इतने नए प्रॉपर्टी बन रही है। अब अगर मुझे घर खरीदना होगा तो मैं पहले नई बिल्डिंग ढूंढूंगा, मैं 10 साल पुरानी क्यों ढूंढूंगा। तो उस वजह से पुरानी बिल्डिंगों की वैल्यू सूरत लेवल पे तो खत्म ही हो रही है, बिकॉज पुराना फ्लैट परचेज करना कोई चाहता नहीं है, और अगर करेगा तो वो पैसे कम देगा, तो अल्टीमेटली अप्रिसिएशन उतना नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। अब कोई बेचारा ईएमआई पे फ्लैट खरीद रहा है, इतने साल लोन भर रहा है, अगर बाद में जब उसको बेचने जा रहा है तो उसको वैल्यू नहीं मिल रही, तब मालूम पड़ता है कि यार फर्क कुछ नहीं हुआ। अगर इतना ही मैं रेंट भर लेता और ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देता तो उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ही किराया निकल जाता। और वो अपने घर के चक्कर में ना लोग ट्रैप में फंस रहे हैं। और प्रॉपर्टी में फ्लैट वाला मार्केट तो एक ट्रैप ही है। हाँ, अगर आप जमीन खरीद रहे हो और हाउस बना रहे हो तो ये बात अलग है, क्योंकि वो परमानेंट एसेट है आपकी, वो डैमेज नहीं होने वाली। लेकिन फ्लैट्स में थोड़ा सा इशू है। अब आपने सोचा कि चल 2 BHK फ्लैट है अपना, पुराना हो रहा है, अब अपग्रेड कर लेते हैं, इसको बेचते हैं, जो पैसा आएगा थोड़ा बहुत एड ऑन करके 3 BHK ले लेते हैं, या 2 BHK थोड़ा सा अच्छी लोकेलिटी में या अच्छी प्रीमियम फैसिलिटी वाला ले लेते हैं। तो ये एक कॉमन तरीका है जो लोग करते हैं। अब जब भी आप एक पुराना घर बेच के नया वाला लोगे तो पैसा बचेगा या ऊपर खर्चा होगा? ऊपर ही खर्चा होने वाला है, क्योंकि महंगी बिल्डिंग में जाओगे, नया इंटीरियर कराओगे, फिर से कॉस्ट लगेगा, तो पैसा तो आपका ऊपर ही खर्च होने वाला है। अब पॉइंट ये है कि आपने पुराना घर बेचा है, उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ है, फिर कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट आ गई 12.5% टैक्स, बचे हुए पैसे में से जो करना है करो। अब ऑलरेडी ऊपर खर्चा एड ऑन करना है, फिर 12.5% टैक्स भी आ गया, तो ये थोड़ा सा अनरीजनेबल हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, घर बेच के घर खरीद रहे हो तो हम भी समझ रहे हैं अपग्रेड कर रहे हो, पैसा निकाल के प्रॉपर्टी से पैसा प्रॉपर्टी में ही डाल रहे हो, तो इसमें आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। अब एग्जेम्पशन के लिए बनाया सेक्शन नंबर 54। इसमें ऐसा बोला कि अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ और आप सामने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उसमें आप वो पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो सिंपल हिसाब है भाई, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची, उसमें आपको 15 लाख रुपए कैपिटल गेन हुआ, तो अगर आपने मिनिमम 15 लाख भी इन्वेस्ट कर दिया ना नई प्रॉपर्टी में, तो आपका कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पूरा 50 लाख भी इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, द अमाउंट ऑफ गेन मस्ट बी इन्वेस्टेड, एटलीस्ट उतना भी कर दो तो भी काफी है। तो घर के सामने घर खरीदने वालों को कैपिटल गेन का चक्कर आता नहीं है, ये यहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाता है वैसा। अब बाकी कंडीशन जो दे रखी है यहाँ पे समझनी है, ये बेनिफिट सेक्शन 54 का सिर्फ इंडिविजुअल या HUF को मिलता है और किसी को बेनिफिट मिलता नहीं, ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा, एक और प्रैक्टिकल कंडीशन है जिसका इन्होंने यहाँ पे एक कंसिडरेशन लिया। लोग घर खरीदते हैं तो घर खरीदना कितना क्विक प्रोसेस है या टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कैसा है? ऐसा होता है इमीडिएटली सुबह सोचा शाम को खरीद लिया, कल सुबह शिफ्ट हो गए, ऐसा होता है? पुराना घर सुबह बेचा, नया घर शाम को ले लिया, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा सामने, ऐसा होता है? इमीडिएटली सेल होगा। प्रॉपर्टी बेचना भी बहुत बड़ा टास्क है और खरीदना भी बहुत बड़ा टास्क है वैसा। अब बेचने में क्या है ना, पुराना घर बेचना है तो एक तो प्राइस का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आप ज्यादा मांगोगे, सामने वाला देगा नहीं, मार्केट कैसा है कैसा नहीं, 10 ब्रोकरों को बोलना पड़ता है कि भैया कोई बायर हो तो बताओ, उनसे बात करनी पड़ती है। फिर जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, वो लोग बायर को लेके आएंगे, 10 लोग आते हैं फ्लैट देखने, किसी को जमा किसी को नहीं जमा, पता नहीं, हर रोज कोई ना कोई आ रहा है, तो मेला लगा रहता है घर में, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई देखने आ जाता है। ब्रोकर भी 10 बार फोन कर रहा है, भैया पार्टी है ले आओ क्या, उसका तो काम ही है, तो यही काम के लिए आपने उसको हायर किया तो वो लेके आएगा। तो ये नॉर्मल चीजें चलती रहती है। तो प्रॉपर्टी बेचना टास्क है, काफी टाइम लग जाता है। अच्छा, कोई डील फाइनल हो रही है, फिर उससे टोकन मनी लो, फिर बाकी पेमेंट के लिए वो टाइम मांगेगा कि भैया 3-4 महीने का टाइम दे दो, लाखों रुपए की बात है, इमीडिएटली किसी के पास होगा नहीं, तो लोग 3 से 6 महीना तो पेमेंट के लिए मांग लेते हैं। फिर आप उसको पोजीशन दोगे, फिर वो ट्रांसफर करेगा। अच्छा, आप सामने आप दूसरा घर ढूंढ रहे हो, ये और बड़ा टास्क है। कि घर ढूंढते टाइम इतने फैक्टर देखने पड़ते हैं ना कि पसंद ही नहीं आता। एक तो जितने घर में ज्यादा लोग हैं, सबकी अपनी प्रेफरेंस है, वो भी देखनी पड़ती है। अब पापा है तो बोले यार मेरा मार्केट से दूर हो जाएगा, बच्चों की स्कूल है तो स्कूल से दूर हो जाएगा, आपकी कॉलेज है जो आप जाते नहीं हो, लेकिन फिर बोले कॉलेज से बहुत दूर है, बोले महीने में 2 बार तो जाते हो तुम, तुम्हारी क्या कॉलेज से दूर है, बोले हाँ, फिर अपने बोलने लायक रहते नहीं। बट ये सब बार्गेनिंग चल रही है। अब ये सारे फैक्टर देखो,
तो दूर पास वाला तो चलो अलग है, मम्मी का कंसेंट अलग होता है कि भाई हाँ जो मेरा मेरा पुराना ग्रुप है, चलो वो तो सोच ही लिया कि नई बिल्डिंग में जाना है, बट अब नई बिल्डिंग के लोग कैसे हैं, कौन सी लोकेलिटी कौन सी कम्युनिटी के, अपनी कास्ट वाले अलग है, अपनी कास्ट कम्युनिटी के होते थोड़ा जल्दी जेलअप हो जाते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी के एकदम तो फिर होता है थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, और नहीं जमा तो फिर नीचे उतरेंगे तो कोई बात करने को ही नहीं मिल रहा है, बोले इनके ग्रुप अलग है उनके ग्रुप अलग है, मेरे साथ जम नहीं रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लेडीज का भी एक अपना कंसर्न होता है। फिर वो देखते हैं बिल्डिंग के आजू बाजू सब सामान मिलेगा या नहीं, खाने पीने की चीजें हैं, सब्जी है, किराने की दुकान है, ये सब है कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। फिर एक वास्तु वाला फैक्टर होता है, वास्तु भी चेक कराते हैं लोग, अब जिसको ये समझ आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको फर्क नहीं पड़ता कौन सी डायरेक्शन से एंट्री है, कौन से डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही। कितने लोगों को सनलाइट का होता है कि सुबह सुबह की धूप घर में आनी चाहिए, वो भी एक पॉइंट होता है, तो बोले ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है तो नहीं चलेगा, या तो धूप ही नहीं आती। अब मेरे घर में ऐसा, मेरा जो फ्लैट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में धूप नहीं आती, ऐसे दो फ्लैट्स है ना आमने सामने, तो सामने वालों का जो बालकनी है वहां से ऐसे सनराइज होता है, तो सुबह से उनके घर में पूरी धूप आ रही है, तो फिर हमारा घर ऑपोजिट एंड पे, तो ऊपर से सन जाता है तो थोड़ी बहुत बालकनी में धूप आती है, बाकी घर में धूप नहीं आती, और सनसेट दिखता है मेरे घर से, और सामने वालों का सनराइज दिखता है। अब हमको ऐसा कुछ था नहीं, हमको अच्छा है ना गर्मी कम होगी तो ठीक है ना, सनराइज होगा तो 12 बजे तक तो पूरी धूप अंदर ही आती रहेगी। अब जिसको सनराइज ही चाहिए कि सुबह की धूप घर में आनी चाहिए, वो उस डायरेक्शन में घर खरीदेगा, इधर वाला होगा तो नहीं लेगा। तो लोग वास्तु भी देखते हैं, विंड डायरेक्शन भी देखते हैं, सनराइज सनसेट भी देखते हैं, ये सबके अपने प्रेफरेंसेस है, और वास्तु वाला तो चक्कर ही अलग है। अगर वास्तु के चक्कर में आप पड़ गए ना, तो एक तो क्या है ना, जो वास्तु की सलाह देते हैं उनको खुद को नहीं पता होता, वास्तु एक साइंस है, वो कोई ऐसा गलत नहीं है, लेकिन सही साइंस पता भी तो नहीं लोगों को, बोले नहीं बाथरूम इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, किचन उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप कपड़े वपड़े धोते हो बर्तन धोते हो उस डायरेक्शन में, वो हर चीज का डायरेक्शन होता है, एक वो इनकम का डायरेक्शन होता है कि भाई पैसों का डायरेक्शन, एक वो भगवान का डायरेक्शन होता है, तो उस हिसाब से होता है कि भाई जहाँ भगवान जिस डायरेक्शन में होते हैं तो उस डायरेक्शन में आप बाथरूम नहीं बना सकते, वो अच्छा नहीं होता। तो बोले जो मनी का डायरेक्शन होता है वहाँ पे आप आग जला रहे हो वो अच्छा नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो लोग ये सब कंसिडर करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब बिल्डरों के लिए ट्रबल है ना, हर फ्लैट वास्तु कंप्लायंट कैसे बनाए, दो फ्लैट आमने सामने है, तो एक ईस्ट फेसिंग है एक वेस्ट फेसिंग है, तो बोले दोनों वास्तु कंप्लायंट कैसे हो सकते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी 100% वास्तु कंप्लायंट हो नहीं सकती, लेकिन बिल्डरों को ये पता होता है कि लोग कंसिडर करते हैं, तो बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आर्किटेक्ट से पहले वास्तु वाले को पकड़ते हैं कि भाई तू बता कौन से डायरेक्शन में क्या अलाउड होता है क्या नहीं होता है, तो आर्किटेक्ट और वास्तु कंप्लायंट जो वास्तु वाला बंदा है साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं, फिर एंगल्स डिजाइन जो फेसिंग है बिल्डिंग का वो सब डिसाइड होता है कि भाई मेजॉरिटी फ्लैट्स अगर वास्तु कंप्लायंट होंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं सूरत में जो बिके नहीं, अफवाह फैल गई कि वास्तु कंप्लायंट नहीं है बिल्डिंग, तो लोग फिर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यार यहाँ रहने गए ना तो हमारी इनकम खत्म हो गई, यहाँ रहने गए तो घर में लोगों को बीमारियां हो गई, होते भी फैक्टर ऐसे, जिसको पता है उसको पता है, तो ये सब फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड वास्तु कंप्लायंस। तो ये सब फैक्टर्स देखने के बाद आप डिसीजन लेते हो कि आप प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं खरीदनी, इसमें कितनी बार 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल ये सब लग जाता है, समझ आ रहा है, उसके बाद प्रॉपर्टी फाइनल होती है। अब यहाँ 54 में इन्होंने ऐसा बोला है कि या तो आपने घर पहले ही बेच दिया होगा अपना पुराना वाला, फिर आप नया घर खरीदोगे, और कितनी बार तो लोग बीच में रेंट पे भी रहने जाते हैं, पुराना घर बेच दिया, पैसा आ रहा था, बायर मिल गया था, बेच दिया, अब नया घर ढूंढ रहे हैं, 6 महीना रेंट पे रह देते हैं, फिर शिफ्ट कर लेंगे, ऐसा भी होता है। कितनी बार ऐसा होता है क्योंकि पैसे की भी तो नीड है ना, पुराना बिकेगा तो नया लेंगे। कितनी बार लोगों को होता है कि भाई हमको वो प्रॉब्लम नहीं है, फंड्स है अपने पास, पुराना वाला जब सही दाम मिलेगा तब बेचेंगे, कम रेट में नहीं बेचना, नया वाला अभी खरीद लेते हैं। तो बहुत बार लोग नया घर पहले खरीद लेते हैं, पुराना वाला बाद में बेचते हैं। वो दोनों जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो सिचुएशन है, उसका इन्होंने यहाँ पे एक आपको रेफरेंस दिया हुआ है, देखो उसमें 1 और 2 पॉइंट दिख रहा है, उसमें आप कंडीशन देखो, ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, एक बार रीड कर लो उसको, फिर मैं ड्यूरेशन बता देता हूँ क्या है। बोलो कंडीशंस देखिए आपने, देखो एक कंडीशन में क्या बोला है, परचेज 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर सच ट्रांसफर और विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर सच ट्रांसफर। तो दोनों कंडीशन दे दी कि या तो आपने नया घर जो है पुराना वाला बेचने से पहले ही खरीद लिया, तो कितना एडवांस में खरीदा होगा तो चलेगा 1 साल, और दूसरे केस में क्या बोला, और विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर सच ट्रांसफर, मतलब आपने पुराना घर पहले बेच दिया, अगले 2 साल में आप नया घर खरीदोगे तो भी चलेगा। तो नया घर ढूंढने में ज्यादा टाइम लग सकता है, तो 2 ईयर्स का टाइम आपको दिया है वैसे। अब एक होता है घर परचेज करना, एक होता है कंस्ट्रक्ट करना। रेडी फ्लैट है, रेडी रो हाउस है, रेडी बंगलो है, खरीद लिया। दूसरा हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन वाली कंडीशन आपको सेकंड पॉइंट में दे रखी है, कंस्ट्रक्टेड 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 3 ईयर्स आफ्टर सच ट्रांसफर,
ठीक है, तो आपने पुराना घर बेच दिया और नया घर आपने कंस्ट्रक्शन कब कराया, अगले 3 साल में कभी भी, तो दैट इज ओके, तो ये कंडीशन है। अब इसके बेसिस पे जो एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम कर सकते हो, और एग्जेम्पशन में वही बोला है कि जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है वो सारा आप इन्वेस्ट कर दो नई प्रॉपर्टी में और एग्जेम्पशन क्लेम कर लो, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें एक नोट है, नया पॉइंट ऐड हुआ था 2019-20 में, उसमें बोला है अगर आपका LTCG 2 करोड़ रुपए तक का है, बड़ा अमाउंट है, 2 करोड़ रुपीस तक का गेन है, ठीक है, सेल प्राइस तो फिर ज्यादा ही होगी, देन assessee कैन अक्वायर 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। This benefit of 2 house properties is limited. This benefit is available only once in a lifetime. अब मैं इसका आपको लॉजिक समझाता हूँ कि ऐसा क्यों प्रोविजन बनाया। गवर्नमेंट भी काफी बार बहुत बोलते हैं एकदम रिलेवेंट चीजें सोच के प्रोविजंस बनाती है। यहाँ पे बोला है कि आपका कैपिटल गेन जो है 2 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एक घर बेच के सामने 2 घर खरीदो तो भी चलेगा। ये ज्वाइंट फैमिली वाला जो सिस्टम है जो कम हो रहा है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि भाई फैमिली है, एक फादर और मदर है, कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटों की शादी हो गई है, अब 2 फैमिलीज हैं दोनों बच्चों की, तो उनके बच्चे हैं, तो वैसे 2-3 जनरेशन हो गई। अब क्या एक ही घर में रहते हैं साथ में, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है फादर के नाम पे, दोनों बेटे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रह रहे हैं। अब इतना बड़ा ज्वाइंट फैमिली एक घर में, अब क्या है ना कि जितने लोग ज्यादा हो घर में उतना सपोर्ट तो रहता है लेकिन कलेश भी उतना ही होता है। और अगर दोनों बेटों की शादी हो गई और दोनों की बहुएं घर में है तो बोलते हैं घर का झगड़ा किचन से शुरू होता है, ठीक है, ये बोला जाता है। तो फिर किचन अलग हो तो शांति रहती है। अब ये थोड़ा आजकल क्या है ना, साथ में भी रहना है लेकिन प्रिवेसी भी चाहिए। फिर वो ऐसा है कि भाई 2 फैमिली है साथ में रह रही है तो फिर प्रिवेसी कम हो जाती है, इनके गेस्ट आ रहे हैं उनके गेस्ट आ रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो, तो थोड़ा सबको ऐसा रहता है कि भाई थोड़ा डिस्टेंस ठीक है। अब क्या है काफी फैमिलीज में फिर ऐसा म्यूचुअल कोई झगड़ा नहीं है लेकिन म्यूचुअल डिसीजन हो जाता है कि काम करते हैं, भाई बड़ी प्रॉपर्टी है फादर की प्रॉपर्टी, वो बेच देते हैं, वो प्रॉपर्टी में से पैसा आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों बेटों को आधे आधे पैसे दे दिए, बोला तुम अपना अपना एक एक प्रीमाइसिस ले लो। अब इससे ये होगा कि जो है अलग का अलग भी हो गया, साथ का साथ भी हो गया। अब कितने भाइयों की फैमिली है तो एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट में रहते हैं, तो इनका दूसरे माले पे उनका 8वें माले पे, तो है एक ही कंपाउंड में, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत फोन किया तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन एक प्रिवेसी हो जाती है कि अपना अपना फ्लैट है तो भाई चलो कन्वीनियंस, मेन तो किचन अलग हो गया तो झगड़ा आधा वहीं खत्म हो जाता है। बाकी ऐसा है दोनों फैमिलीज की अपनी प्रिवेसी है और एक ही कंपाउंड में है तो इस तरीके से बांट लेते हैं वैसा। और यहाँ पे अगर आपने ऐसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी बेची है तो LTCG भी अच्छा खासा हुआ होगा, बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो। अब वो 2 करोड़ रुपए तक का जो LTCG हुआ है उसके सामने अगर आप दो प्रॉपर्टी ले लो, एक एक घर खरीद लो, तो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, ये भी अलाउ किया। तो मेनली ये उन लोगों के लिए किया है जिनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है और फिर फैमिलीज जो है वो अलग अलग रहने का म्यूचुअल डिसीजन लेती है, तो एक बड़ा घर बेचा, पैसा आया, उसको बांट लिया और फिर दोनों प्रॉपर्टी सामने सामने ले ली। अब इसमें ऐसा है कि भाई प्रॉपर्टी पापा के नाम पे थी और 2 प्रॉपर्टी बेच के दिलानी हो तो बेटों को दिलानी है, तो जो बेच रहा है उसी के नाम पे खरीदनी पड़ेगी ना, तो पहले अपने नाम पे खरीद लो फिर बेटों को गिफ्ट कर देना। अब गिफ्ट करोगे तो रिसीवर को कहाँ कोई टैक्स आने वाला है। तो फिर ऐसा भी होता है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी बेची, मेरे पास पैसे आए, मैंने उससे 2 फ्लैट्स खरीदे अपने ही नाम पे, क्योंकि बेची मैंने थी तो खरीदना मुझे ही पड़ेगा। फिर वो 2 फ्लैट्स में 1-2 साल के बाद अपने बेटों को गिफ्ट कर दूंगा कि लो भाई तुम्हारे नाम पे एक एक के नाम पे गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव दैट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर, और मेरे को तो क्या टैक्स लगना है। तो उसमें कंडीशन होती है कि 2-3 साल तक आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, इसमें लिखा है नीचे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो नई वाली, उसमें लॉक इन पीरियड भी होता है, और लॉक इन पीरियड आई थिंक यहाँ पे है 3 इयर्स का, वो आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ मिलेगा 298 पे नीचे देखो लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट। पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई वाली खरीदी ना, तो नई वाली आपको 3 साल तक ओन करनी पड़ेगी, एकदम लास्ट में लिखा है। तो 3 साल तक मैं मेरे नाम पे रखूंगा, 4th ईयर में दोनों बेटों को एक एक गिफ्ट कर दूंगा, खत्म हो गया। तो मेरे पे कोई टैक्सेबिलिटी भी नहीं आएगी कैपिटल गेन की, उन पे गिफ्ट टैक्स नहीं आएगा। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना पड़ता है वैसा। नई प्रॉपर्टी खरीदी तो नई प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करनी पड़ेगी। पुराना घर बेचा, नया खरीदा, तो नया वाला कितने साल तक ओन करना पड़ेगा? कम से कम 3 साल तक। उसके बाद में नया वाला भी बेच दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो नेक्स्ट पेज पे ये बात टेबुलर फॉर्मेट में भी दे रखी है। उसमें एक और कैप है, उसमें ऐसा बोला है अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा वो बात एप्लीकेबल होगी। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए के बीच में है, 2 करोड़ टू 10 करोड़, तो आप एक घर के सामने एक ही घर खरीद सकते हो। ये 2 वाली कंडीशन नहीं होगी। 2 वाली कंडीशन कब थी? जब LTCG 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। अभी पीछे पढ़ा ना अपन ने,
और 2 करोड़ से ऊपर LTCG हो तो एक ही घर ले सकते हैं सामने। और अगर 10 करोड़ से ऊपर LTCG हो तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं। सेक्शन 54 उन एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है जिनका LTCG 10 करोड़ रुपए से ऊपर। ये बात टेबल में लिखी हुई है। ये नया पॉइंट आया था 2024-25। अब वो टेबल में तीनों पॉइंट्स पढ़ लो एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ बात समझ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो जितना अमाउंट आपका हुआ है गेन और जितना आपने इन्वेस्ट किया, दोनों में से विच एवर इज लेस। भी आपका गेन 1 करोड़ का हुआ है और आपने अमाउंट 80 लाख की इन्वेस्ट किया है तो 80 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा वैसा। फिर अपन ने इसमें कंडीशन देखी कि आपने पुराना घर बेच दिया है, नया घर आप अगले 2 साल में खरीदोगे तो भी चलेगा, वो बात हुई थी। तो 2 साल तक एग्जेम्पशन कैसे देंगे फिर आपको? अभी तो आपने फिलहाल नया घर खरीदा ही नहीं और 31 मार्च को आगे रिटर्न में क्या बताओगे कि हम नया घर लेने वाले हैं? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, एक कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है। डिपॉजिट अकाउंट होता है, बैंक में अकाउंट ओपन करवा लो, सारा कैपिटल गेन का पैसा वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, FD करा दो उसकी, और ITR में शो कर दो कि भाई ये पैसा जो है हमारा कैपिटल गेन का आया है और इससे हम आगे फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। जब तक नहीं खरीदते तब तक ये पैसा FD के नाम पे सेव रखा है, यूज नहीं कर रहे, तो फिर आपका एग्जेम्पशन कंटिन्यू होता रहेगा। और अगले 2 साल में जो टाइम लिमिट थी उसमें आप नई प्रॉपर्टी खरीद लेना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 10 करोड़ वाला पॉइंट पीछे भी लिखा है, वो टेबल में कवर हो ही गया है, तो ऐसे उस पर वापस नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये पूरा 54 आपका कंप्लीट हुआ। आपको सेक्शन में ना पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कौन से असेसी को बेनिफिट मिलेगा? तो बोला इंडिविजुअल HUF। कौन सी प्रॉपर्टी बेचने पे? तो बोला रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सामने क्या खरीदना पड़ेगा? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कौन से टाइप का गेन एग्जेम्प्ट है? LTCG। ठीक है, वैसा बोला हुआ है। फिर आपको नई प्रॉपर्टी कितने टाइम में खरीदनी पड़ेगी? तो बोले अगले 2 साल में। अगर आपने ऑलरेडी पहले प्रॉपर्टी खरीद रखी है पिछले 1 साल में तो चलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो अगले 3 साल में कभी भी कंस्ट्रक्ट करा लो आफ्टर सेलिंग ऑफ द ओल्ड प्रॉपर्टी। जब तक आप नई प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हो या कंस्ट्रक्शन नहीं करा लेते तब तक आप पैसा डिपॉजिट स्कीम में रख सकते हो, उसके बेसिस पे आपका एग्जेम्पशन कंटिन्यू होता रहेगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पैसा डिपॉजिट स्कीम में ही पड़ा है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। बोला था अगले 2 साल में नया घर लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, तो एग्जेम्पशन चला जाएगा। जो नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है जिसके लिए आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया, वो नई प्रॉपर्टी आपको अगले 3 साल तक ओन करनी पड़ेगी, तब तक उसको बेच नहीं सकते वैसे। तो ये सब कंडीशन, और 2 करोड़ वाली स्पेशल लिमिट जो थी वो भी आपको पता चल गई। तो अब एक सेक्शन समझ आ गया ना, तो आगे के 4 सेक्शन इसी पैटर्न पे चलेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर चेंज होंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा। अगला सेक्शन देख लो 54B, ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो जो जमीन आपने बेची है वो एग्रीकल्चर लैंड है, पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही थी, आप खुद यूज कर रहे थे या किराए पे दे रखी थी, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सामने आपको कैपिटल गेन अगर हुआ है और कैपिटल गेन से बचना है तो फिर से एक एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी पड़ेगी अगले 2 साल में। तो जैसे पिछले सेक्शन में क्या था, RHP के सामने RHP, यहाँ पे है एग्रीकल्चर लैंड के सामने एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड आपने बेची है वो अगर अर्बन थी, ध्यान देना उस पर, तो ये बात सामने आएगी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन नहीं होता, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। बट जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी वो अर्बन थी तो कैपिटल गेन होगा। तो सामने आप एक एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, अब जो खरीद रहे हो वो कहीं पे भी क्या फर्क पड़ता है, अर्बन हो के रूरल हो। बेची है वो अर्बन थी तो टैक्स आया, रूरल होती तो टैक्स आता ही नहीं। अब जो खरीद रहे हो तो कोई भी खरीदो, अर्बन हो या रूरल, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर लैंड बेच के अगर कैपिटल गेन हो रहा है
और सामने आपको उससे टैक्स बचाना है, तो आप उसके सामने एग्रीकल्चर लैंड खरीद के टैक्स बचा सकते हो। ठीक है, तो सामने सामने एसेट पता चल गई। टाइम लिमिट 2 साल की बोली हुई है, वो ध्यान रख के चलना है। ये डिडक्शन भी इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, ये बात क्लियर है। एलटीसीजी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये नई वाली एग्रीकल्चर लैंड भी आपको अगले 3 साल तक ओन करनी पड़ेगी, सेम कंडीशन जैसी पीछे थी। और ये आपका सेक्शन यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो 54 एक बार समझ आ गया, 54B में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वैसा सेक्शन। अगला पॉइंट भी सेम है, 54D। 54D तब आएगा जब कंपलसरी एक्विजिशन होगा लैंड और बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी के खिलाफ सरकार आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपसे अक्वायर कर रही है, वैसा है। ऐसा डरा धमका के करती नहीं है, लेकिन 54D से आप याद रख सकते हो, डरा धमका के प्रॉपर्टी ले ली, कुछ तो बिठाना पड़ेगा ना। तो 54D दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन। ठीक है, तो आपकी मर्जी के खिलाफ कंपलसरी प्रॉपर्टी आपसे ले ली, उसका आपको पैसा मिला, उस पैसे पे भी तो कैपिटल गेन होता है, अपन ने आगे 45 में भी तो पढ़ा। अब वो कैपिटल गेन से आपको बचना है, तो आप सामने वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो देखना है। आपकी जो कंपलसरी एक्विजिशन जिस प्रॉपर्टी का हुआ है वो आपकी लैंड और बिल्डिंग है, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी। दिस सेक्शन इज फॉर असेट्स विच आर कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आपकी फैक्ट्री थी, प्लांट मशीनरी लगी हुई थी, वो जगह सरकार ने आपसे कंपलसरी ले ली, बिकॉज वहां पे उनको मेट्रो की लाइन इंस्टॉल करनी थी। अब जो पैसा आपको मिला उसमें आपका कैपिटल गेन हुआ है, और ये पैसा अगर आपको टैक्स से बचाना है तो फिर से आपको सामने ना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट फैक्ट्री को रिलोकेट करने की बात हो रही है, टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे। अगले 2 साल में कभी भी इन्वेस्ट कर लो, चलेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, मेट्रो के रूट आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन के रूट आ रहे हैं, हाईवे बन रहा है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस जो है सरकार कंपलसरी टेक ओवर कर लेती है। तो बोलती है भाई आपको पैसा दे रहे हैं ना, फैक्ट्री रिलोकेट कर लो ना, फैक्ट्री में कौन सा इतना बड़ा इशू है, थोड़ा दूर जाके सेटअप कर लो, हम आपका कैपिटल गेन का भी एग्जेम्पशन दे देंगे, 54D में मिल जाएगा। वैसा वही एलटीसीजी का एग्जेम्पशन, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना इन्वेस्ट कर दो, एग्जेम्पशन ले लो। नई प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके ऊपर लॉक इन रहेगा। तो वो सेम कंडीशन है जैसा अपन ने पीछे देखा, तो ये भी सिमिलर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ रहा है 54EC। हाँ, 54EC दिस इज रिलेटेड टू अगेन LTCG, और इसमें ऐसा बोला है कि देखो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हुआ है, असेट कोई भी हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। अब कैपिटल गेन से बचने के लिए अगर आप सामने प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हो तो यू हैव अनदर ऑप्शन। अभी तक क्या था, RHP के सामने RHP, एग्रीकल्चर लैंड के सामने एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के सामने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते हो या आप इसमें कवर नहीं हो रहे हो, बट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है असेट्स पे, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? आप सरकारी बॉन्ड्स खरीद लो, गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड्स। कुछ बॉन्ड्स इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई कर रखे हैं जो खरीदने पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वो बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। इसमें आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड्स हैं, नितिन गडकरी को दे दो पैसे, हाईवे बनाओ। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC, गांव-गांव में बिजली पैदा करने का काम, पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, रेलवे को लोन देती है कंपनी, सब सरकारी है। इनके नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीद लो, 5 साल तक पैसा इस पर रख दो, उठाना मत। 5 साल के बाद पैसा वापस मिल जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, तो 5 ईयर्स का लॉक इन रहेगा। तो ये एक रास्ता है टैक्स बचाने का। इसमें कंडीशन है कि गेन होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नॉट इमीडिएटली बट विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। और इसमें आप लिमिट लिख लेना, इसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलता है 50 लाख रुपए, वो लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली, रह गया। बोलो, बात समझ आई? इन्वेस्ट मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लाख रुपए का ही मिलेगा। तो आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आप बॉन्ड 50 लाख तक के ही खरीद सकते हो, उसके ऊपर का पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। बॉन्ड ज्यादा भी खरीद लोगे तो भी एग्जेम्पशन 50 लाख ही मिलेगा, मैक्स लिमिट है। और ये बॉन्ड्स 5 साल तक बेच नहीं सकते, ये बॉन्ड्स 5 साल तक गिरवी रख के इस पे लोन नहीं ले सकते, प्रॉपर पैसा लॉक इन रहेगा, मतलब रहेगा।
वैसा ही एक और सेक्शन है 54EE, ये स्टार्टअप्स के केस में है। इसमें ऐसा बोला है कि आपका LTCG जो हुआ है, आप एक काम करो, LTCG का पैसा किसी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, शेयर खरीद लो। ये उन लोगों को बेनिफिट देगा जो अपनी ज़मीन बेच के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट का भी तो फायदा है। गवर्नमेंट ने बोला आप इतनी इनिशिएटिव ले रहे हो कि आप असेट बेच के पैसा इकट्ठा करके बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो स्टार्टअप कंपनी के फॉर्म में शुरू करो, उसमें ये पैसा इक्विटी के फॉर्म में होल्ड कर लो, आपको उस पर टैक्स एग्जेम्पशन हम दे देंगे वैसा। तो इन शॉर्ट, असेट का पैसा आप स्टार्टअप कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी कंडीशन सेम है, 6 महीने में इन्वेस्ट करना है, 50 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन है, LTCG का एग्जेम्पशन मिलेगा, और जो आपने शेयर खरीदे स्टार्टअप कंपनी में वो अगले 3 साल तक बेच नहीं सकते, या 3 ईयर्स का लॉक इन है। ऊपर बॉन्ड्स में 5 साल का लॉक इन था, या 3 साल का लॉक इन। Next, 54F, capital gain on the transfer of certain capital assets not to be charged in case of investments in residential house। देखो ये अलग सेक्शन आ गया फिर से। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन कैपिटल असेट नॉट टू बी चार्ज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन रेसिडेंशियल हाउस। यहाँ पे ऐसा है कि जो असेट आपने बेची है वो कोई भी कैपिटल असेट हो सकती है, लेकिन अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको सामने घर ही खरीदना पड़ेगा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब पीछे अपन ने सेक्शन देखा 54, RHP के सामने RHP, ये है अदर एसेट और सामने RHP। एग्जांपल दे देता हूँ ना, आपके पास ज्वेलरी पड़ी है, म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, आपको ऐसा आपका एक माइंड में ड्रीम था, कैलकुलेशन था कि एक दिन अपना घर खरीदेंगे, तो आप बहुत साल से ज्वेलरी में, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए जा रहे थे। अब आज आपके पास उतना फंड हो गया है कि आप ये सारा गोल्ड बेच के घर ले सकते हो, तो डिसाइडेड के भी गोल्ड बेच देते हैं। अब गोल्ड बेचा तो कैपिटल असेट है, उसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म। अब उस पैसे से अगर आप घर खरीदते हो तो आपको ये सेक्शन में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स होंगे तो भी सेम रूल, समझ आ रहा है? तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट है। अब इसके अंदर जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली सेम है जो अपन ने 54 में देखी। 1 साल पहले घर खरीद लिया तो भी चलेगा, आने वाले 2 साल में घर खरीदोगे तो भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन है तो अगले 3 साल में कंस्ट्रक्शन कर लेना, एग्जैक्ट सेम। पर इसमें ना कैलकुलेशन को लेके एक बड़ा चेंज है, मेजर चेंज, जो अभी तक के किसी सेक्शन में नहीं आया, पहली बार आ रहा है सेक्शन में। अभी तक हमने ये देखा कि अगर आपने 50 लाख रुपए में असेट बेची है और आपका 15 लाख रुपए का गेन हुआ है, तो इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 15 लाख, काफ़ी है। यहाँ ऐसा है, 50 लाख रुपए में असेट बेची और 15 लाख का गेन हुआ है, तो 15 लाख का एग्जेम्पशन लेने के लिए पूरे 50 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। डिफरेंस समझ आया? पहले ऐसा था कि सिर्फ गेन का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, यहाँ बोला है पूरा रेवेन्यू इन्वेस्ट करना है, पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। दिस इज अ मेजर कैलकुलेशन शिफ्ट। तो जो फॉर्मूला दिया है ना, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इनटू LTCG बाय नेट सेल कंसिडरेशन, वो यही बोलना चाह रहे हैं। मैं इसको एक नंबर्स के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। देखो ऐसा कुछ है, नेट सेल कंसिडरेशन मतलब पुराना घर बेच के कितना पैसा मिला। मान लो 50 लाख मिला, इस पे आपको LTCG हुआ होगा, मान लेते हैं LTCG 15 लाख रुपए हुआ। आपने इन पैसों में से नया घर खरीदा, ये जो भी आपने प्रॉपर्टी बेची होगी, मान लो गोल्ड बेचा है सेक्शन के हिसाब से, सामने आपने प्रॉपर्टी खरीदी 40 लाख रुपए की, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? पूरा 15 लाख तो मिलेगा नहीं, प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो प्रोपोर्शन कितना होगा? यही वाला होगा। अगर पूरा 50 लाख इन्वेस्ट करते तो आपको पूरा 15 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाता, लेकिन आपने 40 लाख ही इन्वेस्ट किया है तो एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। वो फॉर्मूला जो दिया है ना, उस हिसाब से होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 40 लाख इंटू LTCG 15 लाख अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन 50 लाख, ये होगा प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। कितना आ रहा है देखो, 12 लाख आ रहा है। तो 12 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ये कंडीशन है।
इसलिए पूरा 50 का 50 रख दिया invest। नहीं किया ना अपन ने, 40 लाख ही इन्वेस्ट किया। पिछले तो 12 लाख का एग्जेम्पशन मिला, बाकी का 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा 50 लाख इन्वेस्ट करते तो पूरा 15 एग्जेम्प्ट हो जाता। अभी तक के सारे सेक्शंस में ऐसा नहीं था। अभी तक ऐसा था कि आप सिर्फ ये 15 लाख इन्वेस्ट कर दो, बहुत है, बाकी 35 लाख आपको जो करना है करो। बट इस सेक्शन से ये चेंज आया है, इसलिए खास हाईलाइट करा रहा हूँ। ये प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन बोलते हैं इसको। आप वहाँ लिखा भी होगा, लिख के भी रख सकते हो, प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है आपका 54F। बाकी कंडीशन सारी सेम, 3 साल का लॉक इन, ये वो। फिर आ रहा है 54GA। एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन टू एसईजेड। सोच समझ के आपके लिए सेक्शंस बनाए गए। ये लोग ऐसा बोल रहे थे, देखो जैसे जैसे सिटी का एक्सपांशन होता है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में जब सूरत शहर की अपने बात करें तो जो मिल और सारी फैक्ट्रीज और ये सब है ना, ये अपना उधना दरवाजा पे थी। अब उधना दरवाजा आज सिटी के बीच का हिस्सा है, रेसिडेंशियल हो गया। एक टाइम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज थी, क्योंकि तब सिटी छोटा था। तब एक पॉइंट पे आप ये 8वां गेट से आगे जाओगे तो कुछ नहीं था, जंगल था पूरा। डुमस रोड तक चले जाओ तो 8वां गेट पे जो अपना ब्रिज के नीचे सर्कल है, वो जैसे अपना 7 डे जो स्कूल है, वो वाली जो लेन है, वो लास्ट पॉइंट था। उसके आगे पूरा जंगल था, तो कोई जाता भी नहीं था वहाँ पे, वो डेड एंड हो गया समझो। वहाँ से लेके डुमस तक पूरा कच्चा रास्ता और आजू बाजू कोई रेसिडेंशियल था नहीं। अब आज की डेट में ऐसा है कि डुमस पे भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ गए, लोग रहने चले गए, तो वहां तक सिटी स्ट्रेच हो चुका है। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो उधना वाले जोन में यहाँ पे जो इतनी फैक्ट्रीज थी और इतनी इंडस्ट्रीज थी, एक पॉइंट तक ठीक था। फिर क्या होता है, जब सरकार टाउन प्लानिंग करती है तो उनको ऐसा होता है कि अब रेसिडेंशियल लोकेशंस कहाँ सेटअप करें, और फैक्ट्री के बाजू में थोड़ी ना घर बना सकते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है पॉल्यूशन के हिसाब से। तो इन फैक्ट्री वालों को धीरे धीरे भगाना पड़ता है कि तुम लोग है ना, रेडियस के हिसाब से बाहर जाते जाओ, दूर हो जाओ। अब सचिन जाओ, पलसाना जाओ, वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो भाई 25 किलोमीटर का रेडियस तो मिल गया रेसिडेंशियल के लिए। अब तो सचिन में भी टाउनशिप है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, लेकिन जीआईडीसी से थोड़ा दूर रहते हैं, रोड के आमने सामने होगा, लेकिन फैक्ट्री का पोल्यूशन तो फील होता है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको हाथों में मिट्टी मिट्टी फील होगी, क्योंकि इतना कोयला जलता है, इतना कार्बन निकलता है। हम लोग ऑडिटिंग के लिए जाते थे सीए के टाइम पे, तो बाइक पे जाओ और आओ ना, तो ऐसे आके पूरे बालों में से मिट्टी निकलती थी। तो हर रोज का शैम्पू करना बाई डिफॉल्ट हो गया था। या तो हेलमेट पहन के जाओ, पूरा कैप वैप पहन के, और अगर आप ऐसे ही गए हो तो पूरे मिट्टी वाले हो जाओगे। तो वो लिटरली आपको वो डस्ट फील होता था वैसा। तो ये सब फैक्ट्रीज को रीलोकेट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी कुछ स्कीम्स लाती है कि अर्बन एरिया छोड़ दो, थोड़ा रूरल में चले जाओ, या एक काम करो एसईजेड में चले जाओ, और बेस्ट है। एसईजेड भी डेवलप हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ रेसिडेंशियल कॉलोनीज बन जाएंगी, वैसा है। तो दिस इज द सेक्शन 54GA, जो आपका अर्बन एरिया से एसईजेड एरिया शिफ्ट करने पे कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन दे रहा है। अब अर्बन एरिया वाली प्रॉपर्टी आप बेचोगे, खाली करोगे, कंपल्सरी एक्विजिशन में दोगे, तो पैसा तो मिलेगा आपको, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन सामने एसईजेड एरिया में जाके इन्वेस्ट करोगे ना, तो पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे। दैट वाज द इंसेंटिव स्कीम, वैसा। तो दिस इज 54GA। फैक्ट्री है ऑब्वियसली, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस है, उसकी बात हो रही है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी गेन हो चलेगा, आप एग्जेम्पशन ले लेना। ये कैपिटल गेन का पैसा 1 साल पहले या 3 साल बाद यूटिलाइज करोगे तो भी चलेगा, सिमिलर कंडीशंस। और ये पैसा नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए, नई बिल्डिंग अक्वायर करने के लिए, शिफ्टिंग का खर्चा करने के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा वैसा। अब 2 मिनट लो, सेक्शन को एज ए थियरी शॉर्ट नोट पढ़ लो, सारी कंडीशन समझ लो। कुछ कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ।
सेकेंड पॉइंट वो कंडीशंस में नहीं हाँ असेट ट्रांसफर्ड इज मशीनरी। हाँ, उसमें सिंपली ये बोला कि आप कौन सी असेट ट्रांसफर कर रहे हो अर्बन टू सेज, उसमें क्या क्या हो सकता है, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड और एनी राइट इन अ बिल्डिंग। ठीक है, तो आपके पास अर्बन एरिया में ये सब चीज़ें थी, प्लांट, मशीनरी, ज़मीन थी, और आप उसको छोड़ के जा रहे हो या उसको शिफ्ट कर रहे हो ऐसी साइड में। सिंपल। टाइप ऑफ असेट्स कौन सी है वो बताया हुआ है। मतलब ये जो प्रीमाइसिस है आपकी बिजनेस प्रीमाइसिस है, ये इम्प्लाइड है, फैक्ट्री प्रीमाइसिस है। बोलो और कुछ, लैंग्वेज क्लियर समझ आया? तो ये शॉर्ट नोट थी एक। वैसे ही सेम एक और कंडीशन 54 GB कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है आपके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे, आपने उसको बेचा, उन पैसों से आपने बिजनेस शुरू किया, कंपनी स्टार्ट की, उसमें इक्विटी खरीदी और बिजनेस को बढ़ाया। दिस इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी। एक घर ऑलरेडी है, दूसरा इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी कितना रिटर्न जनरेट कर रही होगी साल का? 5%, 10%। अप्रिसिएशन हो रहा होगा 8-10% का, और रेंट आ रहा होगा 2-3%। तो कुछ बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं है देखा जाए तो। बट यही 50 लाख 1 करोड़ रुपए अगर आप उस घर को बेच के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो उससे आपका करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो सकता है, 50 लोगों को जॉब मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टीज पड़ी है और उसको बेच के वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। दैट इज 54 GB। समझ आए? तो ये कंडीशन है। अब एग्जामिशन कौन क्लेम कर सकता है, तो देखो टेबुलर फॉर्मेट में रखा हुआ है, इंडिविजुअल या HUF। क्या बेचा आपने? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, घर हो सकता है या प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है, वो भी चलेगा। एग्जामिशन आपको कब मिलेगा? जब नेट कंसिडरेशन जो है वो आप इन्वेस्ट करोगे इक्विटी शेयर्स में, एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, और शेयर्स आपके नाम पे इशू हो जाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पैसा आप कंपनी में डालोगे, कंपनी उन पैसों से असेट्स खरीदेगी, प्लांट एंड मशीनरी। तो इन शॉर्ट आप बिजनेस बढ़ाओगे वैसा है, तो वो खर्चा जो है वो उनको 1 साल में कर लेना पड़ेगा। अब एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या, वो भी समझाया। इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है, एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस, असेसी हैज मोर देन 25% ऑफ शेयर कैपिटल। आपका इस कंपनी में 25% से ज़्यादा स्टेक होना चाहिए, और एलिजिबल स्टार्टअप होनी चाहिए। अब एलिजिबल बिजनेस और एलिजिबल स्टार्टअप क्या होती है वो भी नीचे समझाया हुआ है। एलिजिबल बिजनेस में कोई भी ऐसा बिजनेस चलेगा जो इनोवेशन वाला हो, रिसर्च डेवलपमेंट वाला हो, प्रोडक्ट या प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट के लिए एलिजिबल हो, और जिसका स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो। अगर आपने स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ी है SBIL में, तो ये एग्जैक्टली वही बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे। स्टार्टअप क्या होती है? जिसमें कुछ इनोवेशन हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, और जो स्केलेबल है। और छोटी सी आपने किराने की दुकान खोल दी, बोले मेरा स्टार्टअप है, अरे भाई वो स्केलेबल थोड़ी है, उसमें 2 लोग काम करेंगे, 4 लोग काम करेंगे। लेकिन आप डीमार्ट लेवल का स्टोर बना सकते हो तो बात अलग है। तो जो बिजनेस मॉडल यूनिक है, कुछ नया है और स्केलेबल है, मतलब काम बढ़ेगा, तो उसको अपने स्टार्टअप बोल सकते हैं। यहाँ पे वैसा है, ये सेम चीज यहाँ पे बोली हुई है। तो एलिजिबल स्टार्टअप की डेफिनेशन है एलिजिबल बिजनेस, ये पूरा पॉइंट आपका SBIL का स्टार्टअप कंपनी वाला सेम पॉइंट है। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन, जो यहाँ पे बता रहा था मैं आपको, सेम स्कीम, ये कैलकुलेशन। तो घर बेच के जितना प्रॉफिट हुआ, जितना सेल कंसिडरेशन आया, पूरा लगाना पड़ेगा। अगर आपने कम लगाया तो एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेट होगा। लॉक इन पीरियड यहाँ पे भी रहेगा। जो इक्विटी शेयर आपने खरीदे है ना, वो 5 साल तक आपको होल्ड करने पड़ेंगे, और उन इक्विटी शेयर से कंपनी ने जो प्लांट मशीनरी असेट खरीदी है, कंपनी को भी वो असेट 5 साल तक होल्ड करनी पड़ेगी। लॉक इन दोनों पे रहेगा। और अगर इन पैसों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अक्वायर किया गया है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन 5 साल के बदले 3 साल हो जाएगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाती है इसीलिए। 54H आपको और कुछ नया नहीं बता रहा है, वो ये कैलकुलेशन ही समझा रहा है जो हमने देखा, नथिंग न्यू। तो आपकी 54 की पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो ये आपका पूरा ब्लॉक खत्म हो गया। उसके पीछे का जो है वो सेक्शन मैंने आपको बता दिए थे। अब बीच में कुछ कुछ रैंडम सेक्शंस बचे हुए हैं छोटे छोटे, वो देखना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, थियरी है, एक एक रीडिंग आप करो तो भी चले, नहीं चलो करो तो भी चले। जितना मेन काम का था वो सारा मैं करा चुका हूँ। एक सेक्शन 50D बाकी है, रिवर्स में चलते हैं 295 पेज पे, उसके पहले का सारा बीच में करा दिया है। 295 पे आप देखो, हाँ 55 हो गया, 50D बाकी था,
इसमें बोला है FMV टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस, मिसलिनियस प्रोविजन है। इतनी बार क्या होता है, पुरानी प्रॉपर्टियों के कोई पेपर अवेलेबल नहीं होते। आजकल तो टाइम ऐसा है कि हर चीज की रजिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, रिकॉर्डिंग, फोटो सब होता है। आप प्रॉपर्टी के पेपर रजिस्टर कराने जाते हो ना, तो रजिस्टर आपका फोटो खींचता है, ऑडियो रिकॉर्ड करता है, दस्तावेज जो बनते हैं ना उसमें आपका फोटो चिपकाया होता है पीछे, तो पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन कराने कौन आया। पहले के टाइम पे तो ना वो पेपर पे लिख के दे दिया वही फाइनल है, तो जिसके पास पोजीशन है वही मालिक है। कागज पे लिखा होता था मैन्युअली, एकदम सिंपल पेपर पे, इसने इसको प्रॉपर्टी ये तारीख को बेची, इतने इतने रुपए बेची, बस हो गया। तो बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी होती नहीं थी। अब ऐसी प्रॉपर्टीज है 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, 2 जनरेशन पुरानी। अब दादाजी ने खरीदी थी, बनवाई थी 1960 में, 1970 में। आज जमीन की वैल्यू तो है ही, अब बेचने जाओ तो कितने में खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो बोला फिर उसमें अगर प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड ना हो, खरीदा हुआ या बेचते टाइम भी अगर ऐसा कुछ है कि डिपार्टमेंट के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने कितने में बेची, आपने पूरी कैश में बेच दी, अब वो डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे कितने में बेची, तो टैक्स कैसे कलेक्ट करें। एक ही ऑप्शन बचता है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो जहां कुछ नहीं समझ आए वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू ही काम आ सकती है। तो 50D आपको इतना ही बोल रहा है और कुछ नहीं। तो ये तो रेजिडुअल प्रोविजन है। $50CA जो इसके पहले वाला सेक्शन है वो भी वैसे ही है। अनलिस्टेड शेयर्स आपने ट्रांसफर किए हैं और उस पर कोई वैल्यूएशन नहीं समझ आ रही है, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू एक कंपैरिजन का पैरामीटर रहता है। एक होते हैं कोटेड शेयर्स, एक होते हैं अनकोटेड शेयर्स। कोटेड वो होते हैं जिनका कहीं पे प्राइस डिक्लेयर किया गया होता है, जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं तो हर रोज का क्लोजिंग प्राइस मिलता है ना, वो कोटेड प्राइस होता है। बट अनलिस्टेड शेयर्स कितनी बार स्टॉक एक्सचेंज पे तो कहीं डील होती ही नहीं है, इंटरनल डीलिंग होती है, तो बहुत बार उसका प्राइस कोटेड नहीं होता है, मतलब अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ट्रांजैक्शन ढूंढना पड़ेगा जिस प्राइस पे शेयर खरीदा बेचा गया, फेयर मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ेगी और उसी पे पूरा कैलकुलेशन होगा। वैसे तो ये सब मिसलेनियस प्रोविजन है। 50C मैंने बता दिया था, 50B बता दिया था। 50AA भी एक सेक्शन डाला हुआ है, लेकिन उतना डेप्थ में कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है नहीं। अगर आपको नहीं जाना है उसमें डीप में तो चलेगा, तो ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ ही रहे, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। रखा था मैंने कि जो नया सेक्शन था लास्ट ईयर का, बट इतना काम नहीं आएगा। एक बार रीडिंग में लेना है, थियोरेटिकली तो पढ़ सकते हो, बाकी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। 50 आपको पढ़ा दिया, उसके पहले वाला हो गया। 48 में हमने कैलकुलेशन देखा, 47 देख लिया, एक 46 बाकी था, पेज 284। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। हाँ सही है ना, लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी चीजें शेयर होल्डर्स को बांटी जा रही है, पहले उसमें शेयर होल्डर्स की कॉस्ट कवर होती है। भाई आपने 10 लाख के शेयर डाले थे कंपनी में, तो जब लिक्विडेशन पे पैसा मिलेगा तो पहले तो आपके 10 लाख वापस आने चाहिए, वो तो लगाया हुआ पैसा वापस आता है, वो थोड़ी ना कोई गेन है। लेकिन 10 लाख से ऊपर सरप्लस में आपको कुछ मिले तो फिर वो गेन वाला पार्ट हो गया, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। वैसे सेक्शन काफी सिंपल है। तो इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी where the assets of the company are distributed to its shareholders on liquidation, such distribution shall be regarded as transfer by the company for section 45। मतलब ट्रांसफर है, शेयर होल्डर के हैंड में जो भी पैसा रिसीव कर रहा है लिक्विडेशन पे, उसकी बात हो रही है। दे विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स received on the date of distribution or the money so received by them. The portion of distribution which is attributable to accumulated profits is to be treated as dividend income of the shares under 222C। ये अपन ने पढ़ा है, अदर सोर्सेज में डिविडेंड की डेफिनेशन थी, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22 सब क्लॉज ए से लेके एफ तक है ना। डिविडेंड किन किन नाम से दिया जाता है, ए फॉर असेट, बी फॉर बोनस शेयर, सी फॉर लिक्विडेशन, डी फॉर कैपिटल रिडक्शन, ई फॉर डीम डिविडेंड, प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, वो वाला पॉइंट था। उसमें सी पॉइंट की बात हो रही, तभी मैंने आपको बोला था लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी सरप्लस आपको मिलता है वो डिविडेंड है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। The same will be deducted from the amount received or the fair market value for the purpose of determining the consideration for computation of capital gain। ठीक है, तो जितना पैसा डिविडेंड के नाम से दिया गया वो डिविडेंड इनकम, लेकिन उसके भी ऊपर कुछ मिला हो तो, जैसे आपका शेयर 100 रुपए का था तो आपको 100 रुपए तो लौटाए, 5 रुपए डिविडेंड बोल के दिया तो 105, लेकिन आपको टोटल पे आउट मिला 125। अभी ऊपर का 20 रुपए क्या है, वो कैपिटल गेन है।
100 रुपए का फेस वैल्यू है, मिला आपको 125 है, उसमें उन्होंने बोला कि 5 रुपए डिविडेंड है, तो बाकी का जो सरप्लस है 20 रुपीज वो क्या है, वो आपका गेन है ना, कैपिटल अप्रिसिएशन। तो 5 रुपए आपके डिविडेंड इनकम में जाएगा अदर सोर्सेज में, और ऊपर का 20 रुपए यहाँ काउंट होगा कैपिटल गेन में। सिंपल कैलकुलेशन। तो जो भी सरप्लस आपको मिला है वो या तो डिविडेंड होगा या कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, तो वैसे टैक्सेबिलिटी आ सकती है। अब आपको कंपनी से कोई असेट मिली है, पैसा नहीं मिला है, ऐसा हो सकता है लिक्विडेशन के टाइम पे असेट ले जाओ, कैश नहीं हमारे पास, तो असेट लेके गए तो फिर असेट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही देखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। आपको कोई मशीन देती, बोले आपका इतना पैसा बाकी था, कैश नहीं हमारे पास, मशीन ही ले जाओ, तो आपको कितना रिटर्न मिला हो कैसे मालूम पड़ेगा? आपने लगाए थे वो तो पता है, लेकिन रिटर्न क्या मिला, बोले फेयर मार्केट वैल्यू, वैसे ही कैलकुलेशन होगा। अब वो मशीन का आप क्या करोगे, बोले मैं आगे बेच दूंगा किसी को, जितना ऊपर में बेचोगे उतना आपको बाद में प्रॉफिट होगा, वो आपके लिए फिर टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज की इनकम में, और क्या, वो बाद में देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है 46 कैपिटल ए, ये है बाईबैक। जब कंपनी आपके शेयर्स बाईबैक करती है तो आपको प्रीमियम देती है ना, 3000 का शेयर 4000 में, ऊपर का 1000 रुपये क्या है, वो कैपिटल गेन है, तो वो टैक्सेबिलिटी में आ जाता है, यहाँ पे वैसे बोला हुआ है। तो ये स्टोरी यहाँ पे समझाई हुई, ये बाईबैक वाला केस होगा और सरप्लस मनी मिला है, तो वो सरप्लस मनी जो है वो टैक्सेबल होगा एज कैपिटल गेन, दैट इज 46A। थियोरेटिकली लिख के बात समझाई हुई, बाकी स्टोरी इतनी है। ठीक है, कंप्लीट। इसके पहले चार्जिंग सेक्शन था, वो अपन ने देखा। ट्रांसफर की डेफिनेशन ये सब हो गया था। एक टॉपिक है जो बाकी है, कैलकुलेशन में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है तो चलेगा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से, बाकी नहीं रखते अपन उसको। ये आया था 2020-21 में, तब थोड़ा ज़्यादा हाइप था इसका, तो टॉपिक रखा हुआ था, तब से चल रहा है। इसके ऊपर इतना कुछ ज़्यादा इन्होंने पूछा नहीं है। पेज नंबर 279-280, वो एक सबसेक्शन है जिसका मैंने पूरा एग्जाम्पल रखा है, तो मैं आपको यहाँ से उसकी स्टोरी समझा देता हूँ, तो आपका काम हो जाएगा, तो एग्जाम के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा वैसा। और क्या हो रहा है वो समझो, प्रैक्टिकली पॉइंट बहुत अच्छा है। 279 पे स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने बात की है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के सेग्रीगेशन की। अब स्टोरी आपको समझनी है तो 280 पे जो इलस्ट्रेशन दिया है ना वो देख लो, थियरी का काम नहीं है, कुछ प्रैक्टिकली समझने वाली चीज है। इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा 30 शेयर, 40 शेयर, 50 शेयर में लगाता है, वही तो होता है म्यूचुअल फंड, मल्टीपल सिक्योरिटीज का बास्केट वैसा है। अब यहाँ देखो सामने आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड का जो आपका पोर्टफोलियो है ना, उसमें 4 सिक्योरिटीज है ABCD, उसके साथ ना कैश इक्विवेलेंट्स भी है, मतलब लिक्विड एसेट्स भी है, तो अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब है ना जितने भी शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है वही आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बनाते हैं। अब अगर कोई एक शेयर का नाम बहुत खराब हो गया है मार्केट में, पेटीएम है, अदानी है, रिलायंस ग्रुप है, अनिल अंबानी ग्रुप है, ऐसी कोई कंपनी है, तो फिर अगर उस शेयर में आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको क्या टेंशन होता है बताए, बोले यार इस शेयर की वजह से ना मेरा पूरा पोर्टफोलियो का NAV डूबेगा और मेरा नाम खराब होगा कि मैं रिटर्न नहीं दे रहा हूँ। तो बहुत बार पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो शेयर बाकी पोर्टफोलियो से अलग कर देते हैं, उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, 2 पार्ट्स में बांट देते हैं कि भाई ये शेयर निकाल दो, इसको अलग कर दो, सेपरेट कर दो, बाकी का अपना पोर्टफोलियो है ना उसकी एवरेज नहीं खराब होनी चाहिए। वैसा वो कहावत नहीं होती, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये जो गंदी मछली है उसको अलग कर दो, तालाब साफ रहेगा, ऐसा कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। अब देखो इन्होंने वही किया है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट D है वो समझो अदानी वाला शेयर है। अब अदानी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी, मार्केट में अदानी का शेयर क्रैश हो गया था, तो 85% डाउन गया था, तो पूरा पोर्टफोलियो गिरता है उस वजह से, पूरे पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न खराब हो जाता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर ने सोचा एक काम करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। अब उसने आफ्टर सेग्रीगेशन देखो क्या किया, ABC और कैश इक्विवेलेंट्स एक ग्रुप में और D को अलग कर दिया, देखे ना नीचे के 2 टेबल, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारे से NAV का भी बंटवारा हो जाता है। पहले NAV 10 रुपए था, अब देखो 60-40 में बट गया, क्योंकि D वाले की वैल्यू थी 40%, ठीक है। तो आफ्टर सेग्रीगेशन कंबाइंड पोर्टफोलियो 6 रुपए के NAV पे आ गया, और शेयर D जो है ना उसकी वजह से जो अलग पोर्टफोलियो बना वो 4 रुपए के NAV पे आ गया। तो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर ने पूरा म्यूचुअल फंड का बास्केट 2 डिब्बों में बांट दिया, एक डिब्बे में वो खराब वाला शेयर
और बाकी के सारे शेयर दूसरे डिब्बे में, तो वैल्यूएशन भी तो उस रेशियो में बढ़ जाएगी, वो बढ़ गई। अब उसके बाद क्या होता है, जब इनमें से कुछ भी बिकेगा आगे, अब मान लो किसी ने वो म्यूचुअल फंड डी वाला जो डब्बा है उसका सामान बेचा, तो उसका कैलकुलेशन कैपिटल गेन का अलग से होगा, दूसरे वाले का कैपिटल गेन का कैलकुलेशन अलग से होगा। सेकेंड पॉइंट, अभी जो इसने मार्केट पोर्टफोलियो सेग्रीगेट किया है ना, अभी अदानी के बारे में पूरे मार्केट में न्यूज़ फैली नहीं थी, लेकिन जब पूरे मार्केट को पता चलेगा कि अदानी के शेयर में गड़बड़ है, तो क्या ये अदानी का शेयर उसी प्राइस पे रहेगा जो प्राइस पे था, या प्राइस गिरेगा? इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग रिवील होना, मार्केट न्यूज़ लीक होना। उसके बाद क्या होता है पता है, वो शेयर का प्राइस गिरता है। इसलिए अपने फंड मैनेजर ने नाम खराब होने से पहले ये दो बास्केट में सामान रख दिया, बोले ये अदानी वाला अलग, बाकी वाले अलग। अब अदानी वाला तो गिरने ही वाला है इन फ्यूचर, देख लो यहाँ पे गिरा भी है, आपको वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो दिख रहा है, नीचे वाले दो टेबल देखना, उसमें पहले जो डी वाला इंस्ट्रूमेंट है उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, 40,000, उसका एनएवी कितना था, 4 रुपए। ये मार्केट में न्यूज आने से पहले, फिर जैसे ही रिपोर्ट आई क्रेडिट रेटिंग गिरा, देखो बाद में क्या हुआ, लास्ट टेबल में देखना, 40,000 का शेयर 10,000 पे आ गया, मार्केट गिरा, तो उसका एनएवी भी तो 4 रुपए से 1 रुपया हो गया। इसी बात का डर था पोर्टफोलियो मैनेजर को कि जैसे ही ये न्यूज पब्लिक होगी अपना तो पूरा म्यूचुअल फंड गिरेगा, और 10 रुपए का एनएवी ना सीधा 7 रुपए पे आ जाएगा, और लोगों को दिखेगा मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड में बहुत कंपटीशन है क्योंकि इतनी सारी कंपनी के इतने सारे फंड्स हैं। हम जब आम इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो एवरेज देखता है, तो जिसका एवरेज कम होता है उसको तो खुलता ही नहीं है, फिर तो उनको पैसा नहीं मिलता है, तो उनको भी अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। इसलिए पहले ही उसने क्या किया, खराब वाला शेयर अलग कर दिया कि अब मेरा 6 रुपए वाला पोर्टफोलियो तो सिक्योर है, उसका एवरेज रिटर्न खराब नहीं दिखेगा, 4 वाला डूबता है डूब जाए, वो तो पूरी दुनिया का डूब रहा है, मेरा अकेले का थोड़ी डूब रहा है। वो 4 रुपए का एनएवी 1 पे आ गया, समझ आए? अब जब ये बिकेगा तो इसका हिसाब अलग होगा, बाकी 3 का हिसाब अलग होगा, ABC का हिसाब अलग होगा। बस ये कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने समझाया, और नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल दिया उसमें कैलकुलेशन करके दिखाया दोनों का सेपरेटली, और दोनों का सेपरेट गेन लॉस जो भी है वो आएगा वैसा है। अब ये मैंने रखा हुआ तो था सेक्शन, लेकिन उतना डेप्थ में वो लोग गए नहीं है, थोड़ा डिटेल में ज़्यादा ही रखा हुआ है, तो आपने से सिचुएशन समझ ली तो भी ठीक है, सेग्रीगेशन क्यों हुआ, बस इतना काफ़ी है। सम देखना हो कैलकुलेशन तो आप देख सकते हो, बाकी नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ना थोड़ा 1-2 पॉइंट कुछ हमने लेट गो कर भी दे तो एक बार चल जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बाकी सबको कवर किया ही। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो आपका कैपिटल गेन यहाँ पे बैकअप। अब जो बचा है वो आपके सम्स बचे, उसके जो भी डाउट्स है वो आपको लेके आने, सैलरी के अपना डाउट्स बाकी है, इसके आपके सम्स आएंगे वो कराने, तो अब नेक्स्ट सेशन में फिर वो करते हैं और उसको बैकअप करते हैं ऐसे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखो, काफ़ी है। Yes.